मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हम अपनी तीसरी क्लास कंटिन्यू करेंगे भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट वस्त्र आता है ढाका की मलमल। ढाका, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर हम स्वतंत्रता पूर्व अगर हम अपने राज्यों को और हमारी प्रांतों को देखें तो यह पश्चिमी राज्य, पश्चिमी बंगाल के वेस्ट बंगाल जिसको आज हम कहते हैं, इसमें आता था। और पहले स्वतंत्रता से पूर्व वेस्ट बंगाल एक पूरा ही बंगाल प्रदेश था, जिसको ईस्ट बंगाल यानी ढाका कहा जाता था। और ढाका की अब जो बांग्लादेश आप जिसको अब समझते हैं, ये बांग्लादेश नहीं था, इसे पहले ढाका कहा जाता था, जो राजधानी था पूर्वी बंगाल का। तो ढाका अगर आप देखें तो उस समय भारत और बांग्लादेश अब अलग अलग हुआ है। ये पहले ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल था। और चूंकि अंग्रेजों ने, आपको अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो अंग्रेजों ने बंगाल की खाड़ी से अपना साम्राज्य फैलाया था और सबसे पहले वे बंगाल में आए थे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके। और उनकी जो खोज थी भारत के लिए, वह कॉटन को लेके थी। सूती धागे उनको चाहिए थे, क्योंकि उनके यहाँ पर औद्योगिकरण हो चुका था और उन्हें सूत कच्चे माल के रूप में उन्हें सूत चाहिए था, सूत यानी कॉटन चाहिए थी। और कॉटन की सबसे बड़ी राजधानी जो था वो था ढाका। और वहाँ के बुनकर जो वस्त्र बनाते थे, सूती वस्त्र जो बहुत महीन हुआ करता था, उसे बोलते थे ढाका की मलमल। आज आपको बाजार में वस्त्रों के अनगिनत स्वरूप देखने को मिलते हैं, जिनके रंग रूप प्रकृति में भिन्नता देखने को मिलती है। इनमें से एक विचित्र वस्त्र है मलमल या मसलिन। अपने माचिस की डिब्बी में पैक साड़ी या अंगूठी से निकल जाने वाली साड़ी के विषय में अवश्य सुना होगा। यह अद्भुत साड़ी भी मलमल से तैयार की जाती है। मसलिन शब्द की उत्पत्ति सामान्यतः मौसूल यानी इराक में जो एक जगह है, के कपास व्यवसाय से मानी जाती है। यूरोप में इसे मसलिन तथा भारत में बांग्लादेश में इसे मलमल के नाम से जाना जाता है। यदि इतिहास देखा जाए तो उपनिवेशक काल तक भारतीय वस्त्र विश्व में एक अभूतपूर्व छाप छोड़ चुका है। विशेषतः ढाका बांग्लादेश की मलमल शाही घरानों का एक प्रतीक बन गया था। बंगाल में जो मुगल साम्राज्य में ये जो परंपरा थी, हर तरह से बहुत अपने संपूर्ण उभार पर आई थी। और आज़ादी से पूर्व जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ ये हिस्ट्री, कि आज़ादी से पूर्व ढाका भारतीय उपमहाद्वीप का एक अंग था। आज़ादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बना। फिर 1971 के युद्ध के बाद स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश की राजधानी बना। सूती के महीन धागों से तैयार ढाका का मलमल विश्व के विभिन्न भागों तक निर्यात किया जाता है। 8वीं शताब्दी में ढाका का सूती वस्त्र अरब तथा आगे चलकर चीन, जावा तक पहुंचा। अरब के प्रसिद्ध लेखक और विद्वान इब्न बतूता ने इसे बहुत मूल्यवान वस्तु के रूप में इंगित किया है। वे लिखते हैं कि दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के युआन साम्राज्य में 5 प्रकार के वस्त्र उपहार स्वरूप भेजे, जिनमें से 4 बंगाल के थे, जिन्हें इब्न बतूता ये बताते हैं कि 4 नाम बैरामी, सलाइया, शिरिंगबफ और शानवाग थे। मुगल साम्राज्य भी इस वस्त्र की खूबसूरती से अछूता न रह सका और मुगलों ने भारत में वस्त्रों में होने वाली विभिन्न कढ़ाई का प्रवेश हुआ, जिसका मैं उदाहरण आपको दे चुकी हूँ। सबसे विशिष्ट कढ़ाई जो मुगलों ने आगे बढ़ाई वो थी चिकनकारी, लखनऊ की चिकनकारी, जो मलमल के कपड़े पे विशेष रूप से की जाती थी। मैं जब आपको चिकनकारी के बारे में पढ़ा रही थी तो भी मैंने आपके ढाका की मलमल के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था, क्योंकि ढाका से ये मलमल आती थी, क्योंकि ये सभी प्रांत एक दूसरे से आसपास जुड़े हुए हैं। और ढाका से ये मलमल बंगाल में आती थी, बंगाल से उत्तर प्रदेश में आती थी। और जो बुनकर होते थे वे मलमल के ऊपर बारीक मलमल बनाते थे, और जो कढ़ाई करने वाले होते थे पुरुष, वे इस पे चिकनकारी की कढ़ाई करते थे। आजकल
कढ़ाई का वर्णन ग्रीक यात्री मैगस्थनीज ने भी किया था। आजकल ये कढ़ाई कई सारे वस्त्रों पे भी होती है, जॉर्जेट, शिफॉन आदि पर भी होती है, लेकिन मेनली अगर हम पारंपरिक रूप से देखें तो यह सूती मलमल पे चिकनकारी की कढ़ाई की जाती थी। कढ़ाई का वर्णन आपको ग्रीक यात्री मैगस्थनीज द्वारा भी किया जाता है। आज इस कढ़ाई के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं, जैसे पाशनी, बकिया, कताओ, गिट्टी, जंगीरा, ये सब मलमल पे ही किए जाते हैं। ये चिकनकारी के ही एक रूप है। बंगाल में निर्मित होने वाले महीन धागों के पीछे वहाँ के कपास की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह कपास अन्य क्षेत्र में उत्पादित होने वाले कपास से भिन्न था। इसके जो तंतु है यानी कि यार्न्स यानी कि रेशे यानी कि धागे मेघना नदी के जल में फूलकर विकसित हो जाते थे। यह रिबन के रूप में मजबूत और अधिक तनाव झेल सकता था। मलमल को तैयार करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कहाँ होती है बच्चों? आर्द्रता होती है जहाँ पे समुद्र ज्यादा हो, समुद्र होता है। समुद्र कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी। तो समुद्रों के पास ही ये ढाका बना हुआ है और ढाका के जो बुनकर हैं, ये मलमल इतनी महीन होती है कि इन बुनकरों को अगर ये सूखे में यानी गर्मियां जो अपनी मई जून की गर्मियां होती हैं, इसमें अगर इसको बुनेंगे तो यह धागे टूट जाते हैं। इसलिए जब इनकी बुनाई की जाती है तो विशेष रूप से इनको जून, जुलाई, अगस्त के मौसम में की जाती है, जबकि आर्द्रता अपने चरम उस पर होती है, चरम सीमा पर होती है। तो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है बुनाई करते समय, नहीं तो धागे सूखकर टूट जाएंगे, वो इतने बारीक होते हैं। ये पूरा काम स्थानीय महिलाओं द्वारा भी किया जाता है। ब्रिटिशों ने अपना स्वाद साधने के लिए अर्थात अपने देश में तैयार वस्त्रों को बाजार में बेचने के लिए भारत का उपयोग किया और यहाँ के स्थानीय बुनकरों का व्यवसाय समाप्त कर दिया। कहा जाता है कि बुनकरों को मलमल बनाने से रोकने के लिए उनके अंगूठे तक भी काट दिए जाते थे। इस प्रकार के क्रियाकलापों ने मलमल के व्यवसाय पर बहुत विपरीत प्रभाव डाला। परिणाम स्वरूप ढाका के मलमल का अस्तित्व कहीं खोने लगा। मलमल के गौरवशाली इतिहास के और इस महत्व के यहाँ के आम जन पे जीवित रखने के लिए बांग्लादेश में मसलिन पर्व का आयोजन किया जाता है आज भी। आज मसलिन लोगों के मध्य हल्का जालीदार मशीनों से निर्मित कपास वस्त्र के रूप में जाने लगा है, जो कभी एक जमाने में मलमल अब हाथ से बना जाता था, वह मलमल अब मशीनों से बुना जाने लगा है। ये मैं आपके समक्ष कुछ चित्र दिखा रही हूँ। आप देखिए, ये चित्र एक बहुत प्रचलित चित्र है जिसमें ये महिला ने जो पोशाक पहनी हुई है, एक मुगल कालीन समय की ये चित्र है जिसमें महिला हुक्का पी रही है और यह जो पोशाक पहनी है यह इतनी झीनी है कि इसके पैर अंदर से झांक रहे हैं और यह पोशाक सूती यानी मलमल की, यानी जिसको इंग्लिश में मसलिन भी कहते हैं, मलमल की बनी हुई पोशाक है। यह विश्वविख्यात चित्र है जो बहुत फेमस हुआ कि इतनी फाइन कारीगरी है बुनकरों की कि वस्त्र झीना नजर आता है। ये दूसरे चित्र में आप देखेंगे, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले हिस्ट्री सुनाई थी, कि ये इतना फाइन होता है ये मलमल कि ये अंगूठी में से निकाला जा सकता है। तीसरे चित्र में बुनकर दिख रहा है आपको, बुनकर बुनाई कर रहा है, बहुत फाइन मलमल की बुनाई, और ये लूम दिख रहा है। लूम में आप देख सकते हैं कि बुनकर कैसे बैठकर बुनाई कर रहा है। चौथा चित्र जो आपको देखने को मिल रहा है यह है एक आप देख रहे हैं सफेद मलमल की थान रखे हुए हैं, और इस चित्र के माध्यम से मैंने दिखाया कि देखिए मलमल के थान में कितना फाइन मलमल। आप इस मलमल को देख के ही कह नहीं सकते कि ये मलमल है या ये एक सिल्क का कपड़ा है। तो ये था हमारा ढाका की मलमल, और इसके साथ एक और हम आज टॉपिक पढ़ेंगे, वो है बंधेज। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि भारत के 3 हाथ से रंगे हुए वस्त्र हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा इकत, उड़ीसा की इकत, और गुजरात का पटोला। आज हम तीसरे हाथ से रंगे हुए वस्त्र की बात करेंगे, वो है राजस्थान की बंधेज। बांधनी जिसे कहा जाता है, बंधेज कहें या बांधनी कहें। बांधनी का नाम हिंदी शब्द बंधन से लिया हुआ है, जिसका अर्थ है संबंध, यानी इसे बांधना, किसी भी 2 संबंधों को, 2 रिश्तों को आपस में बांधना। बांधनी को टाई एंड डाई भी कहा जाता है। यह प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में
की एक प्राचीन कला है। बंधेज एक प्रकार से ऐसी नैसर्गिक कला है जिसमें खत या बूंद की बंधाई के अनुसार डिजाइन बनती है। बंधेज बनाना बहुत आसान कार्य है, लेकिन इसमें पहले मलमल में किया जाता था, लेकिन अब सिल्क, शिफॉन, जॉर्जेट, साटिन आदि में भी किया जाता है। बंधेज में सामान्यतः 2 या 3 रंग का इस्तेमाल होता है। मैं आपको हरा, लाल, पीला, नीला और काला। हल्के से जब बंधाई का कार्य शुरू किया जाता है तो वस्त्र पर दोनों बातों में अंतर है। पटोला में धागों को रंगा जाता है, लेकिन बंधेज में सफेद वस्त्र को रंगा जाता है। यहाँ पर बुने बुनाए वस्त्र को रंगा जाता है। आई रिपीट, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि बंधेज में सफेद वस्त्र को रंगा जाता है। यह एक प्रकार की रेजिस्ट प्रिंटिंग भी है, यानी रोकना। आपको दूसरी कक्षा में रश्मि मैडम पढ़ाएंगी रेजिस्ट प्रिंटिंग के बारे में, और मैं आपको ये बता दूं रेजिस्ट प्रिंटिंग क्या होती है। एक तरह से रेजिस्ट यानी रोकना। तो धागे से जो कपड़ा बांधा जाता है वह एक प्रकार का रोकना ही तो हुआ। तो रेजिस्ट प्रिंटिंग का ही एक रूप है जिसे टाई एंड डाई कहा जाता है। टाई यानी बांधना, डाई यानी रंगना। तो पहले कपड़े को रंगा जाता है। जैसे सफेद कपड़ा लिया, कपड़े पे जो कारीगर है उसके दिमाग में डिजाइन रहता है। वह अपने इस डिजाइन को बांधने के लिए जहां जहां उसको डिजाइन को बांधना है उसे धागे से बांधता जाता है, और फिर उसे पीले रंग में डुबो दिया जाता है। तो पूरा कपड़ा क्या हो गया? पीला। लेकिन जहां कपड़ा बंधा हुआ है वह बंधी हुई जगह पे क्या रह गया? सफेद। तो पीले से जब फिर उस कपड़े को रंग में से निकाल लिया जाता है और फिर उसे बांधा जाता है वापस जहां जहां रंग कारीगर को रंग पीला देना है। सफेद बंधा हुआ ही रह गया, उसके बाद क्या बांधा? पीला। पीले के बाद उसको वापस लाल रंग में डुबोया। तो बंधा हुआ, जहां धागा बंधा हुआ था तो वहां सफेद भी रह गया, पीला भी रह गया, बचा हुआ कपड़ा क्या हो गया? लाल। और इसी तरह से फिर जहां आपको लाल देना है वहां पर वापस से धागा बांधा जाता है और कपड़े को किस में डुबो दिया जाता है? लाल रंग, काले रंग में। तो कलर कौन कौन से आ गए एक ही कपड़े में? सफेद, पीला, लाल और काला। इस तरह से रंगाई की प्रक्रिया की जाती है। यह एक तकनीक है जो बहुत सुंदर रूप से कारीगर की कुशलता और इसीलिए कहा जाता है कि बांधनी एक जादुई गुण है जो जीवंत रंग, संयोजन, नाटकीय भंवर और घुमाव, मतलब कहा जाता है, इस तरह से कहा जाता है कहीं भी अपनी कारीगर अपनी कुशलता से, अपनी कलात्मकता से धागे को कैसे भी बांध सकता है। बांधनी कपड़े पे छोटे छोटे डॉट्स यानी बूंद, जो मैं आपको बता रही थी, बांधना वाला बूंद। तो कई बार कहीं रंग है तो वो धागे को बूंद भी दिया जाता है, या अंगुली या नाखून से भी का भी प्रयोग किया जाता है। और आजकल स्टिक्स यानी कि जो डंडी के ऊपर रुई बांधकर और रंगों में डुबोकर भी उसको बुंदाई, उसे कहते हैं बुंदाई। तो बांधने अलग अलग डिजाइन भी दिए जाते हैं रंगों के ऊपर से। मोटरा एक जमाने में जब ये प्रक्रिया, रंगाई प्रक्रिया की जाती थी तो बंधेज की प्रक्रिया प्राकृतिक रंगों से की जाती थी, लेकिन अब प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल कम होता है और रासायनिक रंगों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। बूंदें बनानी है और अब एक प्रक्रिया और तकनीक एक चेंजेस आ गए कि पहले हल्के रंग के ऊपर गहरे रंग की बूंदें बनाई जाती थी, लेकिन अब बूंदें बनाने के बाद रंग, पहले तो उसको रंग देते हैं कपड़े को और बचे हुए कपड़े को ब्लीच कर देते हैं। तो बंधी हुई जो बूंदें हैं वो अलग अलग रंग की दिखाई पड़ती हैं सफेद रंग के। तो ऐसा लगता है जैसे कपड़े का बैकग्राउंड तो व्हाइट है, लेकिन बूंदें अपने आप में अलग अलग रंग की दिखाई देती हैं। बंधेज के परिधानों को हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे लहरिया, मोटड़ा, चूंदड़ी, धनक, पोंचा। ये 5 मेन है। लहरिया आप सब इस चित्र में देखेंगे। चूंदड़ी आज भी राजस्थान की पारंपरिक कला है। जब हम चूंदड़ी में आप देखेंगे, जब किसी भी लड़की की शादी होती है तो उस समय एक
चुंदड़ी उसको अवश्य उड़ाई जाती है। यह एक पारंपरिक, जैसे मैंने आपको बताया था जब हम फुलकारी की पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि फुलकारी वहाँ की सुहागन का एक प्रतीक है और बाग के नाम से जाना जाता है। और जब लड़की जन्म लेती है तो माँ और दादी नानी मिलके उसकी सुहाग की ओढ़ना बनाना चालू करते हैं। वैसे ही राजस्थान की परंपरा में ये चूंदड़ी हमेशा एक विवाहिता को, यानी कि विवाहिता के लिए जरूरी है, और चूंदड़ी सुहाग का प्रतीक होती है, इसीलिए फेरे के समय हमेशा कन्या को पियर के पक्ष से पहनाई जाती है। ये है लहरिया। ये बांधने की विधि अलग है। इसमें तो आपको देखा चुंदड़ी में आप देख रहे हैं ध्यान से, छोटी छोटी बूंदें दिख रही हैं, आपको डॉट्स दिख रहे हैं, बूंद दिख रही हैं। लेकिन लहरिया में कपड़े के एक छोर से दूसरे छोर तक कपड़े को गोल घुमाया जाता है और धागे से बीच बीच में बांध दिया जाता है। जो मैंने अभी आपको प्रक्रिया बताई थी, जहाँ पे ये सफेद रंग आपको दिख रहा है तो धागा वहां पर बांधा हुआ होगा और फिर इसे गहरे रंग में डुबो दिया होगा, तो गहरे रंग आ गया है ये ऑरेंज कलर या पिंक कलर आप जो देख रहे हैं। तीसरा जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पोमचा। पोमचा यानी कि पीलिया, जिसको हम अक्सर कहते हैं। और पुत्र की प्राप्ति के बाद या संतान वृद्धि में जब वो होती है, महिला होती है, प्रसूता होती है, उसको हमेशा ये पोंचा पहनाया जाता है। ये पीले और लाल बंदेज का रूप है, जिसमें बीच में एक गोला है जिसे लड्डू कहा जाता है। हमेशा लड्डू यानी जब हम बहुत खुशी या त्योहार होता है, मतलब हम खुशी में लड्डू बांटते हैं, तो पुत्र या पुत्री के पैदा होने पर लड्डू बांटा जाता है। इसके बीच में इसको लड्डू का प्रतीक दिया है और चारों तरफ बॉर्डर में इसके लाल बंदेज की जाती है। ये है एक पोंचा। और ये अलग अलग रूप है। मोटड़ा आपको मैं दिखाना चाहूंगी, मोटड़ा जिसमें कि क्रॉस यानी चेक्स का रूप आ रहा है। ये बंदेज प्रक्रिया से ही दिया जाता है, लेकिन इसमें लहरिये को जिगजैग कर देते हैं, जिससे बंदेज और लहरिये का मिक्स वर्जन ये हो जाता है। चार तो ये हो गए। इसके अलावा एक और है धनक, यानी बड़ी बड़ी चौकोर बूंदे यानी का जो बंदेज होता है उसे बोलते हैं धनक। और ये 5 तरह के बंदेज की अलग अलग रूप है, स्वरूप है। बंदेज बांधनी राजस्थान की एक प्रमुख हस्तकला है और बंदेज की साड़ियाँ या बंदेज के ओढ़ने, लहंगे यहाँ की हर एक सुहागन के पास जरूर होते हैं।